अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट दिखाता हूं तस्वीरों के साथ। लेकिन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि तस्वीरें बहुत खास हैं। आज जुमे पर जहां बदायूं में अवैध मस्जिद धराशायी हो गई, तो लखनऊ में हनुमान मंदिर के सामने बुलडोजर को रुकना पड़ा। अयोध्या जी में बुलडोजर ने शिव मंदिर के ऊपर भी एक्शन किया। दिखाते हैं आपको आज कहां कहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों से आज दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर बदायूं में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की है, जबकि दूसरी खबर लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक से जुड़ी है। सबसे पहले देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर बदायूं से आई ये तस्वीर, जिसमें एक साथ दो महाबली अवैध मस्जिद नुमा इमारत को मिट्टी में मिला रहे हैं। ये मामला बदायूं के कादर चौक थाने का है। प्रशासन को मस्जिद नुमा इमारत की खबर मिली थी। आरोप है कि यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती थी। बदायूं प्रशासन की जांच में मस्जिद अवैध निकली। किसी जमीन पे बनी है, बंदर की जमीन पे बनी है। तो कल इनका भाई नाप लेना, अगर बंदर की जमीन पे हो तो इनका भी कर सकते हैं। जिसके बाद प्रशासनिक अमला पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ पहुंचा और इस अवैध इमारत को धराशायी कर दिया। अब देखिए लखनऊ के अलीगंज की तस्वीरें, जहां कल हनुमान मंदिर के पास बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही थी। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्राचीन हनुमान मंदिर के आसपास बनी 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर को मंदिर के पास आकर रुकना पड़ गया। तमाम जो लोग जो कोर्ट चले गए थे उसको देखते हुए फिलहाल अभी ये कार्रवाई जो है बुलडोजर की जो आगे की होनी थी उसको फिलहाल अभी रोका गया है और कोर्ट के रुख के बाद ही हो सकता है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कुछ आगे की कार्य योजना बनाए। आपको इस पूरे विवाद की वजह भी बता दें। दरअसल हनुमान मंदिर से पहले ही सड़क 4 लेन है। मंदिर के सामने 250 मीटर सड़क सिंगल लेन है। इससे मंदिर के पास सड़क पर काफी जाम लगता रहता है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क 10 मीटर चौड़ा करने का प्लान बनाया, लेकिन यहाँ 15 से 20 दुकानों और मकानों के चलते काम अटक गया। दुकानों और मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी मकानों और दुकान को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई, जिसे देखते हुए कोर्ट ने अगले फैसले तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। हालांकि बुलडोजर का एक्शन मंदिर मस्जिद देखकर नहीं होता और इसकी मिसाल रामनगरी अयोध्या में देखी जा सकती है। यहाँ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान रास्ते में आने वाली इमारतों के साथ साथ प्राचीन शिव मंदिर को भी गिरा दिया गया, जिससे सनातनी समाज काफी नाराज है। वहीं मंदिर से सटे एक मकान पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भी काफी बवाल हुआ। हालांकि प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकान मालिकों को मुआवजा देकर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया जा चुका था। इसके बावजूद कई लोगों ने घर खाली नहीं किए तो बुलडोजर चला दिया गया। अभी तक 2 मकानों को जो सीमा रेखा से बाहर थे उनको तोड़ा गया है और अभी कुछ और मकानों को तोड़ा जाएगा। शांति व्यवस्था कायम है। जिला प्रशासन के अफसर यहाँ मौजूद है। वो जिन मकानों को कहेंगे डिमोलिश करने के लिए वहाँ हम लोग खड़े हैं। वहीं संभल में बुलडोजर ने 50 फीट ऊंचे फारूक गेट को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई गुन्नौर नगर पंचायत में की गई, जहां पीले पंजे के वार से विशाल गेट नुमा ढांचा धड़ाम से जमीन पर गिरा। दरअसल गुन्नौर नगर पंचायत के 5 बार के चेयरमैन रहे फारूक अली ने अपने कार्यकाल में अपने ही नाम पर यह भव्य गेट बनवाया था, मगर प्रशासन ने इसे अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया और अब किसी महापुरुष के नाम का गेट बनाए जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ दिनों में मुहर्रम आने वाला है, लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इसे लेकर एक पीस कमेटी के साथ अलग अलग जिलों में बैठकें चल रही हैं। सीएम योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कायदे से त्योहार मनाया जाए, जिसका असर यह कि प्रयागराज में खुद ताजिया कमेटी ने बड़ा फैसला लिया और ऐलान किया कि इस साल प्रयागराज में ना ताजिया निकाला जाएगा और ना ही कोई जुलूस निकाला जाएगा। ये भीड़, ये बड़ा ताजिया, ये जुलूस और ये जमावड़ा इस साल प्रयागराज में नहीं दिखेंगे। ना ताजिया होगा,
न सड़क पर भाईजान और न ही मुहर्रम का ये जुलूस। हर पर्व, हर त्योहार पर योगी साफ साफ कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जहां कायदा टूटा वहां एक्शन होगा। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। और योगी की इसी वार्निंग का असर है कि ईद हो या दिवाली, दशहरा हो या मुहर्रम, सब शांति से बीतता है। और इस बार तो खुद नियमों के पालन का ऐलान करने का फैसला प्रयागराज के भाईजान ने ले लिया है, जहां यह तय किया गया कि प्रयागराज में होने वाला बड़ा ताजिया का जुलूस इस बार नहीं निकलेगा। 26 जून को मुहर्रम की 10वीं के मौके पर यह ताजिया और जुलूस निकाला जाता था, जहां जुलूस में बड़ी संख्या में जायरीन आते थे, लेकिन इस साल सुरक्षा व्यवस्था और भारी भीड़ का हवाला देते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। यह फैसला खुद बड़ा ताजिया मुहर्रम कमेटी ने लिया है और कहा है कि इस साल इमाम बाड़े पर ही फातिहा पढ़ा जाएगा और ताजिए की जियारत होगी। हालात और परिस्थितियों को देखते हुए जो इंतजामिया कमेटी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि ताजिए का जुलूस न सिर्फ 10वीं का बल्कि 9वीं और अलम के जो जुलूस हैं वो नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन जो तमाम परंपराएं हैं, जो रिवाज हैं, फातिहा है और भी जो दूसरी परंपराएं हैं, उनका जो निर्वहन है वो इमाम बाड़े पर किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए चिट्ठी भी जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि साल 2015, 2016 और 2017 में भी इसी तरह जुलूस को रद्द किया गया था। प्रयागराज के अलावा और भी जिलों में ताजिया को लेकर नियम कायदे साफ साफ कर दिए गए हैं। मऊ में भी मुहर्रम को लेकर शांति समिति के साथ बैठक की गई, जहां साफ साफ कह दिया कि जुलूस तय मानकों के मुताबिक ही होगा, ताजिया की ऊंचाई भी नियमों के मुताबिक ही हो और कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी। वहीं मुजफ्फरनगर में तो योगी फोर्स के सिंघम ने साफ साफ चेतावनी ही दे दी है। कोई भी शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे कोई ऐसा फोटो डालेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी फोर्स ने पीस कमेटी के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी कर दिए। सीसीटीवी की निगरानी में मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, ताजिए की हाइट नियम के मुताबिक होगी, अवैध हथियारों का पूर्ण प्रतिबंध होगा, सोशल मीडिया पर पैनी नजर होगी और माहौल खराब करने वालों पर एक्शन होगा। यानी योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि त्योहार को मनाना है तो नियम कायदे से मनाना होगा और अगर योगी की लक्ष्मण रेखा पार की तो बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसा ही जीरो टॉलरेंस की नीति अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी है, जिसे लेकर वक्त वक्त पर योगी प्रशासन कई कड़े फैसले लेता है। एक ऐसा ही फैसला गाजियाबाद में हुआ, जहां इस बार जिम में जिहाद रोकने के लिए बड़ा एक्शन लिया। खबर क्या है उसके लिए रिपोर्ट जरा देखिए। डेमोक्रेसी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। योगी राज में जिहाद कोई भी हो, एक्शन तय है। ना लव जिहाद चलेगा, ना जिम जिहाद और ना अवैध धर्मांतरण। और इन सब के खिलाफ योगी की प्रतिज्ञा है कि जो बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और इसी एक्शन का अब सबसे बड़ा हंटर चलने वाला है जिम जिहाद पर, जिसके बाद अब ना जिम जिहादी बचेंगे, ना जिम में ऑपरेट होने वाली धर्मांतरण गैंग। शामली, मिर्जापुर, बरेली, गाजियाबाद, इन सब जगह धर्मांतरण का अड्डा जिम बनते जा रहे थे, जिसे लेकर अब योगी प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। बड़ा फैसला गाजियाबाद में हुआ, जहां जिम को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। जहां जिम मालिकों को ट्रेनर्स रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अब कराना होगा। ट्रेनर्स को असली नाम, पते वाला आईडी कार्ड पहनना होगा। सप्लीमेंट सलाह देने वाले ट्रेनर्स सर्टिफाइड होंगे। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी।
यहाँ तक कि सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए जाएंगे। एक तो सभी का पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे किराएदारों का हम कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनको वहाँ पे रखें। गाजियाबाद में अब जो होगा उसके मुताबिक अब सभी ट्रेनर अपना असली नाम और पहचान पहनकर ही जिम ट्रेनिंग करवाएंगे। प्रशासन के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं जिसमें उनका रियल नाम क्या है पूरा उसमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग ले रहा है उनके बारे में पूरे तथ्य हो जाने, सही नाम और सही पता, पूरी पहचान उनके बारे में जाने। इससे पहले भी जिम जिहादियों के इलाज के लिए योगी फोर्स ने कई कदम उठाए और बाकायदा सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनके मुताबिक हर जिम में सीसीटीवी लगाया जाएगा, महिलाओं का समय अलग रखा जाएगा, हर जिम में महिला ट्रेनर जरूरी होगी, हर जिम की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड भी चेकिंग करेगा। और ट्रेनर्स भी ना थोड़ा देखो, सर्टिफिकेशन भी जरूरी है हर किसी का, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा है कि ना आप ऐसे ही किसी को नहीं करवा सकते, आपको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। यूपी में जब एक्शन हो रहा है उसकी वजह है लगातार बढ़ते जिम जिहाद के मामले। मिर्जापुर में जिम चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसमें 30 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा शामली में हाल ही में जिम ट्रेनर चांदनी पर अवैध धर्मांतरण के आरोप लगे। अलीगढ़ में भी जिम मालिक पर पहचान छिपाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप था। यही वजह है कि अब जिस तरह जिला दर जिला एक एक कर जिम जिहादियों पर हंटर चल रहा है, जिससे जिम में चलते अवैध धर्मांतरण की जड़ें पूरी तरह से काटी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ी खबर बताते हैं। मोहन भागवत जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उस पर एक बार पथराव हुआ। फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस के उस कोच पर पत्थर से हमला किया गया, जिसमें संघ प्रमुख सवार थे। हालांकि बेहतर यह रहा कि उनको चोट नहीं आई, मगर सवाल ही क्या सिर्फ शरारत है या कोई साजिश? शताब्दी एक्सप्रेस की टूटी खिड़की, बिखरे हुए कांच और जांच में जुटी टीम। जिस ट्रेन के टूटे हुए शीशे आप देख रहे हैं, ये शताब्दी एक्सप्रेस है। ट्रेन पर फिरोजाबाद में पथराव हुआ है। ट्रेन के उसी डिब्बे को निशाना बनाया गया जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। सवाल सिर्फ पथराव का नहीं है, सवाल यह है कि महज शरारत थी या फिर निशाने पर थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस गुरुवार शाम लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, लेकिन फिरोजाबाद के पास अचानक एक पत्थर ट्रेन की E1 कोच से टकराया। हमला इतना तेज था कि खिड़की का शीशा टूट गया और देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस कोच पर पथराव हुआ उसी कोच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। ऐसा है कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7:15 बजे के आसपास क्रॉस कर रही थी, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जा रहे थे और उसी में किसी ने एक पत्थर मारा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन जब परमेश्वर गेट इलाके के पास से गुजर रही थी, तभी ट्रेन की ओर पत्थर फेंका गया। पत्थर सीधे E1 कोच की खिड़की पर लगा। गनीमत ये रही कि मोहन भागवत खिड़की वाली सीट के दूसरी तरफ बैठे थे, इसीलिए उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त जी मीडिया की टीम उसी जगह मौजूद है, उसी ट्रैक पर हम हैं जहां अब अधिकारी छानबीन कर रहे हैं जिस तरह से शताब्दी पर पत्थर फेंका जाता है और उस शताब्दी ट्रेन में सफ़र करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और उसको लेकर क्योंकि मोहन भागवत जिस ट्रेन में बैठे थे, जिस बोगी में E1 में बैठे थे, उसी की खिड़की पर पत्थर लगता है और फिर उसके बाद वो खिड़की जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की 7 टीमें जांच में जुटी हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। इस बीच कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
सारे के सारे अधिकारी जो हैं वो अब इस छानबीन में हैं कि आखिर वो घटना कैसे और किस तरह, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यही है कि 3 लोगों को गिरफ्तारी जो है अब कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, जिसमें से वो सारे के सारे तीनों जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं और अब उनसे पूछताछ में क्या खुलासा पुलिस करेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या पथराव करने वालों को पता था कि इस ट्रेन में संघ प्रमुख यात्रा कर रहे हैं? क्या E1 कोच को चुनकर निशाना बनाया गया या फिर ये सिर्फ संयोग मात्र था? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब मोहन भागवत जिस ट्रेन में सफर कर रहे हों उस पर पत्थरबाजी हुई हो। करीब 3 महीने पहले 20 फरवरी को जब मोहन भागवत वंदे भारत में सफर कर रहे थे तब भी हरदोई जिले में उनके कोच पर पत्थर से हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया था। फिरोजाबाद से परमेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीएमसी की कहानी बताता हूं आपको जो आखिरकार टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। टीएमसी के 19 सांसदों के साइन वाला लेटर मीडिया में छाया हुआ है। ममता बनर्जी के करीबी अब बागी सांसदों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा जा रहा है कि आखिर कितने लोग और हैं जो उनके साथ खड़े हैं और आज के इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर यह फ्लैट कल तक टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक का था और यहीं से टीएमसी का सेंट्रल ऑफिस भी चलता था। दिल्ली में टीएमसी के दफ्तर पर ताला, दीदी का वक्त बदला और पार्थ भौमिक ने पाला बदल लिया। इसके साथ ही पार्थ भौमिक को दूसरा फ्लैट दे दिया गया। टीएमसी के दफ्तर पर ताला, नदीमुल हक के घर पोस्टर। मजबूरी में ममता बनर्जी को अपना दफ्तर अपने राज्यसभा सांसद के घर में शिफ्ट करना पड़ गया, यानी दीदी को दफ्तर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जो घर की जो गेट है यही था टीएमसी के पार्टी ऑफिस दिल्ली में। 20 राजेंद्र प्रसाद रोड की इस दीवार पे, जो मेरे लेफ्ट साइड में जो दीवार है, इसी दीवार पे लगा हुआ था कल शाम तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चारों भाषाओं में, बांग्ला, हिंदी, गुजराती और उर्दू में भी। इसी दीवार पे और भी इस दीवार में भी था तृणमूल कांग्रेस की जो नेम प्लेट वो, और यहाँ और एक लोहे का फ्रेम दिख रहा है, यही थी ममता बनर्जी की ब्रिगेड की फोटो के साथ एक बड़ा सा साइन बोर्ड। इसके ठीक पहले टीएमसी के 19 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। काकोली घोष दस्तीकार की अगुवाई में शताब्दी रॉय से लेकर सायोली घोष जैसे वो तमाम नाम मौजूद हैं जो दीदी की कस्में खाते थकते नहीं थे। अब खबर ये है कि टीएमसी के 19 लोकसभा सांसद रविवार को दिल्ली में डिनर पर मिलेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की बैठक होगी। ये सभी लोग बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात करेंगे। वहीं ये 19 सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और संसद में अलग सीट की मांग करेंगे। ये एनडीए को समर्थन देने की बात रखेंगे। टीएमसी के बागियों को लेकर ममता बनर्जी गुट ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। बिना नाम लिए कीर्ति आजाद ने दावा किया कि जिन लोगों ने साइन किए हैं उन्हें धमकी दी गई थी। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो काँप रहा था। फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। पलटवार बीजेपी की ओर से भी हो रहा है। बीजेपी का सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी के साथ कितने सांसद बचे हैं। बारी बारी सभी चले जाएंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কতজন আছে সেটা গুনুন, কম হবে সংখ্যাটা, বেশি গুনতে হবে না। কমতে কমতে ওটা আস্তে আস্তে দেখবেন ওই 1-2 জন পড়ে থাকবে, বাদ বাকি সবাই অন্যদিকে চলে যাবে। কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না। আমরা এটাই বারবার বলতাম, রেজাল্টের আগে বলতাম, তখন মানুষের মনে হতো যে বিজেপি বুঝি রাজনৈতিক কারণে এই ধরনের কথা বলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলটার যে এই অবস্থা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমরা তখনই বুঝতে পেরেছি। एक तरफ ममता बनर्जी का कुनबा बिखरता जा रहा है तो दूसरी तरफ दीदी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण से जुड़ा हुआ है। बहरहाल हार के बाद ममता बनर्जी अकेली खड़ी दिख रही हैं। पहले विधायक टूटे,
अब लोकसभा सांसद अलग हो रहे हैं, राज्यसभा से जो इस्तीफे हुए वो अलग, लेकिन पार्टी में टूट ममता बनर्जी की इकलौती चिंता नहीं है। भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। बीती शाम अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए, फर्जी दस्तखत के आरोपों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब दीदी क्या करेंगी, पार्टी को बचाएंगी या भतीजे को? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको राजनीति के कुछ दिग्गज चेहरे दिखाता हूं। आपको इन चेहरों को पहचानना होगा और बखूबी आप पहचानते भी हो। इन पांचों चेहरों को देखिए आप जरा। ममता बनर्जी, शरद पवार, उसके अलावा के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, ये सभी लोग हैं। आप इनके चेहरों से वाकिफ होंगे। इनमें कुछ बातें कॉमन हैं। ये सभी कभी ना कभी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन अपनी अपनी वजहों से अलग अलग पार्टी बनाई। हालांकि नवीन पटनायक खुद नहीं बल्कि उनके पिता कांग्रेस में थे और अलग हुए थे। अब इनकी फिर से कांग्रेस में वापसी की बात है। एक और कॉमन है, ये सभी के सभी सत्ता से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि इन क्षत्रपों की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। ये कहां तक संभावनाएं हैं, कितनी प्रबल संभावनाएं हैं और इसका असर क्या होने वाला है, रिपोर्ट जरा देखिए। कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए। जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। मुद्दा है कांग्रेस छोड़कर नई पार्टियों की घर वापसी, यानी कांग्रेस में विलय। क्यों, कैसे, कब, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर को समझिए। वैसे ही तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी। जिस लम्हे की ये तस्वीर है, उस वक्त तक ममता बनर्जी तमाम दुश्वारियों से घिर चुकी थी। वो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी थी। ममता खुद की अपनी सीट हार चुकी थी, यानी 15 साल तक बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता कह सकते हैं कि पैदल हो चुकी थी। दीदी को घेर चुके राजनीतिक बवंडर के उसी दौर में आई इस तस्वीर को फिर से देखिए। इस गले मिलने में एक सामान्य से बढ़कर कुछ तो बात है। दीदी के चेहरे पर एक एहसास का भाव है, अपनेपन का भाव है। ऐसा राजनीति में अक्सर होता नहीं है। तब टीएमसी या किसी और पार्टी की कांग्रेस में विलय पर कोई अटकलबाजी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ममता दीदी के चेहरे का ये भाव बता रहा था कि कांग्रेस का ये कंधा बुरे वक्त में उन्हें कैसे उम्मीद दे रहा है। दीदी के चेहरे के इस भाव के पीछे जो छुपा था वो अब सामने है। राहुल के साथ कुछ लंबी बैठकों के बाद अब विलय की चर्चा सरगर्म है। टीएमसी ही नहीं, एनसीपी की भी। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। पुष्टि इसलिए भी होती दिखती है कि सुप्रिया सुले संजय राउत की सलाह को हाथों हाथ लेती हैं। हाँ तो नहीं करती, सीनियर पवार के होते हुए कर भी नहीं सकती, लेकिन जो बोलती हैं उसके संदेश बिल्कुल साफ हैं। संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आपको क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। 3 चुनाव में ट्रिपल डिजिट से दूर जा रही कांग्रेस के लिए टीएमसी की हार में लॉटरी लगती दिख रही है। लिहाजा वेलकम करने में कोई गुरेज ग्रैंड ओल्ड पार्टी की तरफ से भी नहीं है। ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए। बीजेपी से मिलकर मुकाबले के लिए पक रही इस खिचड़ी की गंध से अब तक आप इसके जायके को पहचान चुके होंगे, लेकिन संजय राउत की नेक सलाह के उस हिस्से पर भी गौर करना जरूरी है जिसमें वो टीएमसी एनसीपी से आगे कांग्रेस का ऑफर लेकर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस तक भी अप्रोच कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो राउत साहब की सलाह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए भी है, यानी 5 दल जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे लेकिन अलग अलग वजहों से जुदा हो गए। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि इन 5 दलों ने कब, क्यों और किन परिस्थितियों में कांग्रेस का दामन छोड़ा था। ममता बनर्जी कांग्रेस वामपंथी दलों में सहयोग के खिलाफ 1998 में पार्टी से अलग हो गईं और अपनी टीएमसी बना ली। शरद पवार पार्टी नेतृत्व से मतभेद और सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर 1999 में अलग हो गए।
तो जगन मोहन रेड्डी पिता की मौत के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नकारे जाने पर 2010 में कांग्रेस को बाय बाय कर गए। नवीन पटनायक खुद कांग्रेस से अलग नहीं हुए, बल्कि इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते 1969 में उनके पिता बीजू पटनायक कांग्रेस छोड़कर चले गए। के चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हुआ करते थे, लेकिन अलग तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से नाराज होकर 2005 में कांग्रेस से अलग हो गए। संयोग से ये पांचों ही छत्रप फिलहाल सत्ता से बेदखल हैं, लेकिन इनमें से शरद पवार को छोड़ सभी चार अपने दम पर अपने अपने राज्यों की सत्ता में रहे थे। ऐसे में सवाल रह जाएगा कि अगर इनमें से जिसकी भी वापसी कांग्रेस में होती है वो दिल से होगी या मजबूरी वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में एक और अग्निकांड हुआ है और फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि सिस्टम अभी तक क्यों सोया है। इन लपटों में जिंदगियां खाक हो रही, नहीं पूछने वाला कोई नहीं। मालवीय नगर के होटल में लगी आग अभी भी जिंदा है। 21 लोगों की जो मृत्यु हुई, उनके परिवार के आंसू अभी भी जिंदा हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक बार फिर वही तस्वीर सामने है। देर रात जब लोग सो रहे थे, तुगलकाबाद की 5 मंजिला इमारत मानो डेथ ट्रैप बन गई। 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग अस्पताल पहुंचे, वहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो सवाल लौट करके फिर वही है जो लगभग एक हफ्ते पहले पूछा गया था। और कितनी मौत की इमारतें हैं? प्रशासन की नींद अब कब खुलेगी और कौन इन मौतों का जिम्मेदार है? और बात अमरनाथ यात्रा की। शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है, लेकिन इस साल भोलेनाथ के भक्तों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा आधुनिकता को अपनाया गया। सीमा पर आतंकी घुसपैठ की आशंका के बीच अमरनाथ यात्रा मार्ग पर AI आधारित मॉनिटरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे और QR कोड पहचान सिस्टम तैनात किए। आधुनिक तकनीक और सुरक्षा बलों के तालमेल से ये भक्तों को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव के लिए एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का अलर्ट, तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर अभेद्य कवच। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 13 से 15 जून के बीच जैश के आतंकी कठुआ सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए सीमा पर हाई अलर्ट है। वहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में पहली बार बड़े पैमाने पर AI तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन, ड्रोन सर्विलांस और QR आधारित पहचान व्यवस्था बनाई गई है। अलर्ट पूरे घाटी को लेकर है, लिहाजा इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यात्रियों को सेवाएं देने वाले लोगों के लिए एक डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में QR कोड आधारित पहचान प्रणाली दी गई है। इसमें टट्टू संचालक, पालकी वाहक और पर्यटक गाइड जैसे सभी सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस वर्ष हमने 140 CAPF कंपनीज़ की जो है डिप्लॉयमेंट पूरे ज़िले में की हुई है और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड QRT, स्पेशलाइज्ड टीम्स ऑफ MRTs, NDRF, SDRF, मार्क 4, स्नो लेपर्ड जैसी जो स्पेशल विंग्स है JNK पुलिस की, उनकी भी तैनाती की जा रही है। इस ऐप में सेवा देने वाले सभी लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। पुलिस का कहना है कि इससे अमरनाथ यात्रा के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि यात्रियों को सेवाएं देने से पहले सभी लोगों का पुलिस सत्यापन कराया गया है, जिससे केवल सत्यापित और भरोसेमंद लोग ही यात्रा से जुड़ सकेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा जो है हाईटेक हो गई है। मेरे हाथ में जो ये QR कोड है, ये कोई साधारण QR कोड नहीं है, इसे पहचान ऐप के साथ जोड़ा गया है। वो पहचान ऐप जो है एक टूरिस्ट को डाउनलोड करनी है और फिर जब वो किसी भी घोड़े वाले के साथ, पालकी वाले के साथ या जो भी यात्रा के साथ कंसर्न आदमी हो, उसके साथ चला जाता है पवित्र गुफा की तरफ, तो अगर उसे कोई शक या शुबा होता है तो एकदम से पहचान ऐप से इस QR कोड जो किसी जो है टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है, उसको स्कैन करके उसकी सारी डिटेल्स निकल सकता है। इसमें लाइसेंस नंबर है। ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रियों का भरोसा मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS कैमरे भी लगाए गए हैं। ये AI तकनीक वाले कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और संदिग्ध लोगों की पहचान करने में सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेंगे।
इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर भीड़ जुटाने की तैयारी है, तो वहीं सनातन आस्था से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या है इस पूरी साजिश का मकसद और क्यों एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम जारी है। यूपी, बंगाल, गुजरात और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पहचान अभियान के तहत घुसपैठियों को सीमा पार पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारत की इस कार्रवाई से बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों में बेचैनी बढ़ गई है। सीमा पार अब एक नई साजिश की प्लानिंग हो रही है और सीमा पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये साजिश कोई और नहीं, वही कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी रच रहा है, जिसने पश्चिम बंगाल में पहले ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसने गजवाए हिंद का ऐलान तक किया था। और आज वही कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश का पहला चरण है बॉर्डर वाले इलाकों में कट्टरपंथियों की भीड़ जमा करना, ताकि जब भारत की तरफ से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाए उस समय बवाल कर सके। और इस मकसद के लिए जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचने का बड़ा ऐलान किया है। यही नहीं, 15 जून को ढाका में एक बड़ी रैली और जुलूस निकालने की भी तैयारी है। कट्टरपंथियों की हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी साजिश सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बांग्लादेश के अंदर भी चल रही है। कट्टरपंथी जमात के निशान पर है सनातनी समुदाय और उनके मंदिर। मामला बांग्लादेश के गायबाधा जिले के पलाश बाड़ी का है, जहां सनातन प्रोजेक्ट के तहत एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगा है। सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। भड़काऊ पोस्ट के जरिए इलाके में सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव फैलाया जा रहा है और कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर मंदिर का विरोध कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने भी कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन बात एक मंदिर की नहीं है। इस परियोजना के तहत 144 प्रतिमाओं और कई धार्मिक सांस्कृतिक रचनाओं का निर्माण होना था, जिस पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस कदर बौखलाए क्यों हैं? बॉर्डर पर भीड़ जुटाने को लेकर बांग्लादेश में सनातन को फिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसकी कहानी समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर इलाके की हैं, जहां सीमा पार से हंगामा होता दिखाई दे रहा है। भारत की तरफ तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये सब इसलिए क्योंकि भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा पार भेजा जा रहा है। बाड़ी तो बांग्लादेश है, बाड़ी बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी बोलेंगे। 5 दिन बांग्लादेश जिला माने তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। শোনো এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 দিন ছিলা মানে টাকা আছে? টাকাও নাই सर एक हमको 10 बार हम रखूं का आप सर आपने तो जाने दो, हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगी। भारत के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्हें पता है कि भारत में छिपे घुसपैठियों की पहचान हो रही है और एक एक करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। यही वजह है कि सीमा पर तनाव पैदा करने से लेकर मंदिरों के विरोध तक बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन अलग अलग मोर्चों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात पाकिस्तान की, जिसका नामो निशान बहुत जल्द खत्म होने की कगार पर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत की चिंगारी है। बलूचिस्तान में विरोध की हुंकार से पाकिस्तान के अंदर के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। रावलकोट गोलीकांड के बाद पीओके में जनता का गुस्सा सड़कों पर। बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारी और ट्रेड यूनियन मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। तो फिर सवाल ही, क्या शहबाज और मुनीर के लिए डबल ट्रबल शुरू हो गया? पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है।
रावलकोट गोलीकांड के बाद पीओके की सड़कों पर बगावत खुलकर दिखाई दे रही है। तो उधर बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों ने मुनीर आर्मी की नींद उड़ा रखी है। हालात ऐसे हैं कि कहीं सरकारी गाड़ियां जल रही हैं, कहीं फौज को खदेड़ा जा रहा है और कहीं जनता ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। बीएलए के हमलों से पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब सत्ता को चुनौती दे रहा है। मुनीर की निकम्मी फौज की पतलूनें उतारी जा रही हैं और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, कब तक चलेगा दमन और कब तक दबाई जाएंगी विरोध की आवाजें। पीओके में मुनीर की फौज बंदूक के दम पर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, तो बलूचिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से नाराज कर्मचारी और आम लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने 15 जून को बड़े धरने का ऐलान किया है। आरोप है कि शहबाज सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने की बजाय कर्मचारियों के अधिकारों पर ही कैंची चला दी। न वेतन में राहत दी, न भत्तों में बढ़ोतरी और न ही पेंशन से जुड़े वादों पर अमल किया। ये वही बलूचिस्तान है जहां लंबे समय से आवाम के दिलों में असंतोष की आग सुलग रही है और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि बलोच लड़ाके ही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी विरोध के मैदान में उतर आए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, 30% अलाउंस लागू किया जाए, वेतन और पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए और पेंशन में की गई कटौतियां वापस ली जाएं। लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठाए, क्या पीओके में भड़की आंदोलन की आग अब बलूचिस्तान में भी भड़केगी? क्या शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी जनता के बढ़ते गुस्से को संभाल पाएंगे, या फिर पाकिस्तान के भीतर सुलग रही ये चिंगारी आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ और मुनीर आर्मी की जुल्म की सत्ता को मिटाकर राख कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।